हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर के बारे में। केमिस्ट्री जो कि जनरल साइंस की ही एक शाखा है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड 40 क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ओके, इससे आपको आपकी तैयारी परखने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए प्रश्न नंबर 1 से। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्लोरीन ही वह गैस है जिसका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, आपने देखा होगा आमतौर पर पानी वगैरह के अंदर कई बार जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन मिलाई जाती है, और क्लोरीन एक हल्के पीले और हरे कलर के मिश्रण वाली गैस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ब्लैक लंग्स रोग का मतलब होता है, लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा और ब्लैक का मतलब होता है काला, अर्थात ऐसे लोग जिनके फेफड़े काले हो जाते हैं ब्लैक लंग रोग कहा जाता है। और ये ऐसे लोगों को होता है जो कि कोयले की खदानों में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हल्के हल्के जो कोयले के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं और श्वास के जरिए वो हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से उनको ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है, अर्थात उनके फेफड़े काले हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? अर्थात जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, उसकी श्वसन अवरोधित हो जाती है, तो उसको जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है, ओके, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो सही उत्तर होगा हीलियम। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, अर्थात उसमें ऐसा कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा द्वारा वनस्पति नष्ट हो जाती है? सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, जो कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से पाया जाता है। अम्लीय वर्षा सीजन की पहली वर्षा होती है जो कि वायुमंडल में उपस्थित धूल धुएं आदि को अपने साथ लेकर आती है। नेक्स्ट है, धूम धुआं कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है? यानी कि जो धुआं होता है, कोहरा होता है, उसके अंदर आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली केमिकल पाया जाता है, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है और काफ़ी सिंपल इसका आंसर है ओजोन परत, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ओके, तो ये ओजोन परत हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, इससे त्वचा कैंसर वगैरह हो जाता है पराबैंगनी किरणों से, तो इनको वायुमंडल में आने से रोकती है ये ओजोन परत, जो कि हमारे वायुमंडल में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, एस्पिरिन साधारण नाम है, तो एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? राइट आंसर होगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और एस्पिरिन होता क्या है? तो एस्पिरिन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवाई होती है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, या फिर कोई भी आपका स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। इसका राइट आंसर होगा भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 के अंदर घटी थी, और इसका जो मुख्य कारण था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ओके, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण ही यह गैस त्रासदी हुई थी, और इसका फॉर्मूला होता है CH3CNO, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ही हमारी हड्डियों और उपास्थियों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ ही साथ कुछ मात्रा में फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य पदार्थ जो होता है वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशीतक के रूप में, अर्थात ठंडक प्रदान करने वाले पदार्थ के रूप में फ्रियोन का यूज किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि फ्रिज के अंदर जो फ्रियोन डाली जाती है वो होती है फ्रियोन 12। ठीक है, फ्रियोन 12 का यूज किया जाता है फ्रिज के अंदर, जो कि एक ठंडक पैदा करने वाला पदार्थ होता है, एक प्रशीतक पदार्थ होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का ही एक प्रकार है, CFC का ही एक रूप है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो किस लिए अधिक कैलोरी आवश्यक है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन पाए जाते हैं। निकोटिन एक नशीला पदार्थ है जो कि चाय में भी पाया जाता है, इसलिए हम चाय को भी एक नशीला पेय पदार्थ के रूप में जानते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये दम घुटने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो सही उत्तर होगा उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, यानी कि यह खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, अर्थात प्रमुख वायु प्रदूषक गैस कौन सी है। सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO। ओके, और CO2 जो होता है ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषक के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जो गाड़ियों की जो आधुनिक मोटर गाड़ियां हैं जैसे कि बाइक हो गई या फिर कोई भी गाड़ी होती है, उसके जो धुआं निकलता है उसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है, यानी कि CO2 मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है वायु का मुख्य घटक क्या है। इसका सही उत्तर होगा वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, कहीं आप ऑक्सीजन न टिक कर दें। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% तक पाया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। इसके साथ ही साथ जो बाकी 1% बचा उसके अंदर 0.04%, ओके, पहले 0.03% था लेकिन अब ये बढ़कर 0.04% हो चुका है। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोन ऐश में होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार यानी कि सी वीड्स जो होती हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि सागर के अंदर जो पानी होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, यानी कि खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो खरपतवार होगी उसमें मुख्य रूप से आयोडीन पाया जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। तो गोबर गैस के अंदर मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। अर्थात भीड़ को भगाने के लिए जब कोई आंदोलन वगैरह होते हैं तो उसमें भीड़ जमा हो जाती है, उसको भगाने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला आंसू गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है। राइट आंसर इज क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वात स्फीति नामक रोग हो जाता है एस्बेस्टोस की अधिकता से। वात स्फीति का मतलब होता है कि फेफड़ों का रोग है जिससे कि सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स एक वायरस होता है, यानी कि एड्स किस प्रकार का वायरस है। तो राइट आंसर होगा यह एक सूची RNA वायरस है। ओके, जैसा कि आपने देखा होगा DNA वायरस में डबल हेलिक्स संरचना होती है, यानी कि 2 सूची संरचना होती है। इसी तरह से जो एड्स का HIV वायरस होता है वो एक सिंगल सूची संरचना वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर एडिनिन ग्वानिन वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो इसकी संरचना होती है वो एक सूची वाली होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे पहली बात अक्रिय गैसें जो हैं ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, इसमें जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है 18वां समूह है, जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं या 18वां ग्रुप, या फिर इसको हम अक्रिय गैसों वाला ग्रुप या फिर नोबल गैसों वाला ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसके अंदर पाई जाती हैं सभी अक्रिय गैसें, और उनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है ऑर्गन गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण की मुख्य विधि जो है वो होती है विद्युत अपघटन विधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सूर्य में लगभग 70% तक हाइड्रोजन उपस्थित है और 30% तक लगभग इसमें हीलियम पाया जाता है।
और जो हमको ऊर्जा वगैरह प्राप्त होती है सूरज से, जो धूप आती है हमारे पास, वो नाभिकीय संलयन का परिणाम है, जिससे हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो मिलकर हीलियम के अणु में लगातार परिवर्तित होते हैं और अथाह मात्रा में ऊर्जा हर पल निकलती रहती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका श्रेय जाता है नील्स बोहर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप मुझे ये जरूर बताना वीडियो के लास्ट में कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही थे। ओके, जिसको आपको नीचे कमेंट करके बताना है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि H2SO4 होता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली तेजाब भी बोल देते हैं। तो इसी का यूज किया जाता है सीसा संचायक सेल में। नेक्स्ट है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? अर्थात सोडियम को किस पदार्थ के अंदर डुबोकर रखा जाता है? तो सही आंसर होगा मिट्टी के तेल में, यानी कि जिसे हम केरोसिन भी बोलते हैं। इसी के अंदर सोडियम अर्थात Na को डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ है। अगर इसको हम वायु के संपर्क में छोड़ देंगे तो ये जलने लगेगा, साथ ही साथ पानी के साथ क्रिया करके भी ये विस्फोटक बन जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उन ब्राउन बोतलों से अगर प्रकाश गुजरेगा तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होकर उन प्रोडक्ट को खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए उनको ब्राउन बोतलों में बंद करके रखा जाता है ताकि प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? वह दो तत्व हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si और जर्मेनियम का सिंबल होता है Ge। तो इन दोनों का यूज मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? अर्थात जो बहुत ज़्यादा कठिन दाग होते हैं जिनको मिटाना बहुत मुश्किल होता है, उनको मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आयनन ऊर्जा साइज घटने के साथ में बढ़ती है। ओके, यानी कि आवर्त सारणी में जिस तत्व का साइज सबसे छोटा होगा, आयनन विभव उसका ही सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उच्चतम आयनन ऊर्जा उसी की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा आकार जो होता है वो हीलियम का होता है, इसलिए जो आयनन ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा हीलियम की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा, यानी कि चीनी के उत्पादन में जो सेकंड उत्पाद बनता है, बायो प्रोडक्ट बनता है, वो होता है शीरा। इसके साथ ही साथ ये किस पदार्थ में बदल जाता है? तो शीरा जो है ये मुख्य रूप से अल्कोहल में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। तो जब चीनी बनती है गन्ने से तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर शीरा भी बनता है जो कि अल्कोहल में बदल जाता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा कोका कोला का खट्टा स्वाद फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। और फॉस्फोरिक एसिड के अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड जो कि कोका कोला के खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, उसी से उसका टेस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है? अब देखो, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जिनका pH मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है, और क्षार होते हैं जिनका pH मान 7 से लेके और 14 के बीच में होता है। 7 अगर किसी पदार्थ का pH लेवल 7 है तो उसका मतलब है वो पदार्थ ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, वो उदासीन है। तो प्रबल अम्ल का मतलब है कि इसकी जो अम्लीयता है वो 0 से लगभग 2 से 3 के आसपास होगी, और दुर्बल क्षार मतलब इसकी जो क्षारकता है, इसकी जो pH मान है वो लगभग 7 से 8 के बीच में होगा। तो जब इन दोनों को हम एवरेज निकालेंगे तो ये पदार्थ लगभग अम्लीय निकल कर आता है। ओके, यहाँ पर इसकी pH मान आती है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना पदार्थ जो होता है वो मुख्य रूप से अम्लीय होता है, और इसकी pH जो है वो 7 से कम आएगी, 7 से कम आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ चलती हैं तो इनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन अर्थात ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज तैयार करते हैं जो कि उनका भोजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो इसका सही उत्तर होगा वह धातु है सोडियम। सोडियम के साथ ही साथ पोटेशियम भी ऐसी धातु है जो कि बहुत मुलायम होती है, तो इनको आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 334 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। बेसिकली आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब गुंडे किसी को किडनैप करते हैं, यानी कि किडनैपर किसी को किडनैप करता है, तो वो एक रुमाल पर कुछ केमिकल डालता है और फिर उस व्यक्ति के मुंह पर लगाता है जिसे उसे किडनैप करना होता है, तो वो व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है। वो यही क्लोरोफॉर्म होता है जिसका यूज उन किडनैपर्स द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसका सूत्र होता है CHCl3 और इसका क्वथनांक होता है 334 केल्विन। नेक्स्ट है, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली में लगी आग को पायरीन द्वारा बुझाया जाता है। ओके, पायरीन अग्निशामक। और पायरीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl4। एक कार्बन होता है और क्लोरीन के 4 अणु होते हैं, इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो इसके द्वारा बिजली से लगी आग को बुझाया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 40 केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अपने मन से सही किए हैं। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है, ओके, जो लोगों को पथरी की बीमारी हो जाती है, तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।